Hello everybody and welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. ये जो हमारे चैप्टर की सीरीज़ चल रही है फीचर्स प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर की इम्पॉर्टेंस, उसकी फीचर्स और प्रॉब्लम्स उसकी डिस्कस कर लिए हैं। अब वो सब डिस्कस करने के बाद में अब हम डिस्कस करेंगे एग्रेरियन रिफॉर्म्स के एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म्स आए हैं, क्या स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने कि वो जो प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे टैकल किया जाए ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ग्रो करे, प्रॉस्पर करे। ठीक है, इसकी चीज़ के लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर की जो रिफॉर्म्स है, एग्रीरियन रिफॉर्म्स हम जिनको बोल देते हैं, वो तीन तरह के हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स एंड जनरल रिफॉर्म्स। ये तीन तरह के आपके ये रिफॉर्म्स हैं, तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। तो इंस्टीट्यूशनल, टेक्निकल एंड जनरल रिफॉर्म। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या है, देखो जो आपने देखा शुरू से जब इंडिपेंडेंस के टाइम ब्रिटिशर्स क्या करके गए थे, एक मिडल मैन अपॉइंट कर गए थे जिसने फार्मर्स से जो है एक रेंट लेना है और वो जो था वो ब्रिटिश एक्सचेकर में डिपॉजिट करवाना है। सो एग्रेरियन, और ये जो आपके थे मिडल मैन जो थे जिनको हम ज़मींदार भी कहते हैं, ये जो ज़मींदार से ये व्हाट दे डू, दे एक्सप्लॉइट द farmers, small and marginal farmers, those who actually work on the soil. So for this purpose, ताकि ये farmers, small and marginal farmers की जो exploitation को बंद किया जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्रेरियन रिफॉर्म्स में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर सबसे पहले इंटरमीडिएटरीज को अबॉलिश किया, बंद किया। ज़मींदार्स को का उन्होंने जो वो ज़मींदार की कैटेगरी थी उसको ही सबसे पहले उन्होंने अबॉलिश किया। उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, बेसिकली उन्होंने ओनरशिप राइट्स से, किनको ओनरशिप राइट्स से, दोज हु वर्क ऑन द सॉइल, तो बेसिकली सॉइल के ऊपर काम करते थे एक्चुअली। ठीक है, ताकि इन लोगों की कल्टीवेटर्स की एक्सप्लॉटेशन ज़मींदार ना कर सके। सेकेंड क्या उन्होंने स्टेप लिया कि रेगुलेशन ऑफ रेंट जो था उन्होंने वो एक लिमिट रख दी गवर्नमेंट ने कि इतना ही रेंट आएगा। बेसिकली जो आगे पहले क्या होता था, पहले तो ज़्यादा रेंट लेते थे ना कि जो कल्टीवेटर से उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स में क्या किया गया, एग्रेरियन रिफॉर्म्स में जो आपका रेंट जो था वो उन्होंने क्या किया, जो जितनी आपकी क्रॉप की वैल्यू होगी उससे 1/3 से ज़्यादा रेंट नहीं हो सकता। वो इसीलिए उन्होंने रखा 1/3 ऑफ द रेंट, सो डेट फार्मर्स शुड हैव मच some amount of money in their hands which they can for their better life and for further investment and for the saving purposes also, so that they do not undergo into weakest poverty circle. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स में क्या है कि बेटा आप पहले हमने देखा था कि जो इंडियन एग्रीकल्चर में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के थे, उनके स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स थी। मीन्स थोड़ी सी ज़मीन कहीं पे, थोड़ी सी ज़मीन कहीं पे, थोड़ी सी ज़मीन कहीं पे, ऐसे था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब 2004 तक उन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए कि वो सारे जो अलग अलग जगह पे बिखरी एक ही फार्मर की ज़मीन छोटी छोटी थी वो सारी ले के एक जगह पे इकट्ठी ज़मीन दे दी, सो डैट जो वो फार्मर्स हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर सके और हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उनकी ज़्यादा बढ़ सके, सो डैट वो पॉवर्टी से बाहर आए। ठीक है, बाय 2004 तक जो था गवर्नमेंट ने क्या किया, 1633 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को उन्होंने कंसोलिडेटेड होल्डिंग्स कर दी। मीन्स उतना हेक्टेयर लैंड जो अलग अलग बिखरा हुआ था उसको उन्होंने एक जगह पे करके फार्मर्स को दिया, राइट। अब ये नहीं कि सारा एक ही फार्मर को दिया, वो मतलब डिपेंड करेगा जितने फार्मर्स की जहाँ से ज़मीन ली थी थोड़ी थोड़ी उतनी ही इकट्ठी करके उन्होंने एक जगह पे दी।
नेक्स्ट इज सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड। इस केस में क्या है कि जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में और मतलब जो लैंड है वो एक तरह से वो सबके पास गरीब अमीर में ज़्यादा उन्होंने जो गैप को नैरो करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए व्हाट गवर्नमेंट डिड, उन्होंने एक मैक्सिमम साइज़ रख लिया, लिमिट उन्होंने रख दी कि इतना कल्टिवेबल जो लैंड होगा वो एक फार्मर के पास या एक फैमिली के पास हो सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा लैंड नहीं होगा। अगर उससे ज़्यादा लैंड होगा किसी भी फैमिली के पास तो वो गवर्नमेंट ले लेगी, और वो जो गवर्नमेंट लेगी वो स्मॉल फार्मर्स और स्मॉल लैंड होल्डर्स के पास या लैंडलेस लेबरर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो उससे क्या है कि बेसिकली ये स्टेप क्यों उठाया गया था, ये स्टेप इसीलिए उठाया गया था ताकि वो कोई एक्सप्लॉयटेशन जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो कोई एक्सप्लॉयट ना करें वो गरीब लोगों को। नेक्स्ट इज़ कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या किया गया था, वो बेसिकली जो आपके स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज़ करने के लिए ये स्टेप जो इंट्रोड्यूस किया गया था। इस स्टेप में क्या है कि जो मतलब कलेक्टिवली स्मॉल फार्मर्स व्हाट दे कैन डू, वो इकट्ठे मिल के वो एक लोअर प्राइस पे उनका जो इनपुट उनका होता था वो अपनी वो सारे इकट्ठे मिल के वो अपनी कॉस्ट को कंबाइन करके मीन्स इकट्ठे सारे मिल के वो अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कि वो सारे इकट्ठे मिल के वो चीज़ ले लें, उसको यूज़ करें ताकि उनकी कॉस्ट पर हेड कम आए और वो अपने प्रोड्यूस को ज़्यादा रेट पे बेच सकें। सो ये सारे थे हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब बारी आती है हमारे टेक्निकल रिफॉर्म्स की। टेक्निकल रिफॉर्म्स में बेसिकली हमारे क्या आए थे, सबसे पहले आता हमारा यूज़ ऑफ HYV सीड्स। अब नाउ व्हाट दिस HYV सीड स्टैंड्स फॉर, HYV सीड स्टैंड फॉर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ठीक है, ये अगर आपको MCQ में क्वेश्चन आ जाता है HYV की फुल फॉर्म बताओ तो दैट इज़ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है ये काफ़ी इनोवेशंस हुई, इनके अपग्रेडेशन हुई एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो HYV सीड्स अब आपके बने ज़्यादा बने वीट, बाजरा, राइस, मेज़, ज्वार और कॉटन में। ये इन चीज़ों में क्रॉप्स में क्यों बने, वो बेसिकली इसलिए बने ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज़ की जाए। ठीक है, सो ये जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशंस भी इसलिए बनी है ताकि ये जो सीड्स हैं इजीली फार्मर्स को अवेलेबल हो सके, फार्मर्स इनको यूज़ कर सकें। देन कम्स यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। जो आपके केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो इजीली अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिले फार्मर्स को और वो यूज़ कर सकें ताकि उनकी क्रॉप की प्रोडक्शन उनकी बूस्ट हो सके, हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर इम्प्रूव करे और जो फार्मर्स हैं वो पॉवर्टी में ना रहें। देन कम्स यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप्स को बचाने के लिए देखो हमारे को इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स स्प्रे करने पड़ते हैं अपनी क्रॉप्स के ऊपर। वो बेसिकली हम जो स्प्रे करते हैं वो इसलिए स्प्रे करते हैं ताकि हमारी जो आउटपुट है वो ख़राब ना हो, कोई कीड़ा ना लगे, कोई बीमारी ना लगे हमारी क्रॉप्स को। तो इसलिए जो काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं, 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स इस चीज़ के लिए सेटअप किए गए, 14। ठीक है, तो ये इसीलिए किए गए ताकि आपको फार्मर्स को इजीली इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स मिल सकें। देन कम्स साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में क्या है कि आपकी बेसिकली आप साइंटिफिक कल्टीवेशन पे जाओ इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल फार्मिंग में। कन्वेंशनल फार्मिंग में तो वही था कि वो सिर्फ वो अपने गुजारे के लिए करते थे, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस। पर अब जो है फार्मर्स की आउटलुक को चेंज किया गया कि वो साइंटिफिक कल्टीवेशन की जाए। साइंटिफिक कल्टीवेशन में बेसिकली आपके कौन कौन से मेथड्स आ जाते हैं, उसमें मेथड्स आते हैं जो आपके
कि आपने किस टाइप की क्रॉप और किस वैरायटी की क्रॉप आप यूज़ करो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। कैसे आप सॉइल को तैयार करो उस क्रॉप के लिए। और अगर आप रोटेशन से क्रॉप्स लगाओगे, मीन्स एक ही क्रॉप बार बार नहीं लगाओगे, बार बार अलग अलग तरह की क्रॉप लगाओगे, तो आपकी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी बढ़ेगी। कैसे आप सीड सिलेक्ट करो और कैसे आपने फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करने, कौन से टाइम पे यूज़ करना है, इस चीज़ के लिए ये चीज़ बूस्ट करने के लिए कितनी सारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, ताकि वो इनके ऊपर ज़्यादा इनोवेशंस भी करें, यूज़ भी करें और वो ये फार्मर्स को बताएं भी। अब जैसे पंजाब में, इंडिया में पंजाब में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, वो सेटअप की इसी चीज़ के लिए सेटअप की गई है, ताकि हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा फार्मर्स वहाँ से चीज़ें सीख सकें और उसको यूज़ कर सकें। देन कम्स मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, देखो अब जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी इसमें हेल्प कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात कि जब आपके स्कैटर्ड है होल्डिंग्स है, आपकी एक जगह पे होल्डिंग्स आ गई हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो आप मैकेनाइज्ड मीन्स आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बड़े इजीली यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको जो फार्मर्स को जो है क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी सारी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बन सेटअप हो गए हैं जो उनको क्रेडिट इजी क्रेडिट और लो रेट्स पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ये चीज़ें हम आगे प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट में डिस्कस भी करेंगे। तो ये था आपका टेक्निकल रिफॉर्म्स। अब हमारे जनरल रिफॉर्म्स हैं। जनरल रिफॉर्म्स में बारी आती है सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। देखो इंडिया का हमने पहले ही डिस्कस किया, ये फीचर भी है, प्रॉब्लम भी है। जो इंडिया जो है वो ज़्यादा इंडियन एग्रीकल्चर रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है। तो काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाए, एक्सपैंड किया जाए। आप देखो 1951 में सिर्फ 17% ऑफ लैंड जो कल्टीवेशन के अंदर था उसको परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, उसको परमानेंट सोर्स मिलता था, जिसका जो अगर बारिश नहीं भी आएगी तब भी उनको मिलता था। बट अब इरिगेशन आज की डेट में इरिगेशन जो है वो कितना 17% से 1951 में था और अब वो 45% हो गया। तो मीन्स काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं इसको बूस्ट करने के लिए। अभी गवर्नमेंट इज़ वर्किंग मोर ऑन इट सो एज टू इंक्रीज द होल एरिया अंडर कल्टिवेशन इन द परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट कम्स प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट में क्या है, अब जो कितनी सारी गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, कितने ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स सेटअप किए हैं ताकि फार्मर्स को इजीली लोन मिल जाए और लो रेट पे लोन मिल सके। 1982 में इसीलिए नाबार्ड बैंक भी सेटअप किया था। नाबार्ड बैंक की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो ये बेसिकली इसीलिए था, ये नेशनल लेवल पे सेटअप हुआ, ये इसलिए सेटअप हुआ है ताकि जो फार्मर्स की जो आपकी क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं उनको पूरा फुलफ़िल किया जाए। नेक्स्ट कम्स रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। कितनी सारी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ और बनी हैं ताकि जो फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है, जो आउटपुट है, उसको एक रेगुलेटेड मार्केट में बेचा जाए, सो डैट जो वो अच्छा प्राइस ले सकें। गुड मतलब ये नहीं कि वो कम रेट पे अपनी प्रोड्यूस को बेचें, वो अच्छे रेट पे अपनी प्रोड्यूस बेचें। इसीलिए देखो जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ के जो मेंबर्स हैं, फार्मर मेंबर्स हैं, तो वो ये सोसाइटीज़ क्या करती हैं, अपने फार्मर्स को उनका वो जो प्रोड्यूस है उनको वो श्योर करती है कि जब उनका मार्केट में उनको ठीक प्राइस मिलेगा तभी वो उनको सेल करें। और इसलिए वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको उनके प्रोड्यूस को इतनी देर कहाँ पे वो रखेंगे, स्टोर करने की भी फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी में गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया था कि जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, जिसको हम MSP बोलते हैं, MSP स्टैंड फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि वो
जो फार्मर्स हैं उन्होंने जो अपनी प्रोड्यूस बेचनी है उसका एक मिनिमम प्राइस सेटअप कर दिया है कि इससे कम आपको नहीं मार्केट में बेचना है, मिनिमम आपने इस रेट पे आपको बेचना है। तो इस केस में गवर्नमेंट के लिए एक ऑब्लिगेशन हो जाती है, अगर वो मार्केट का रेट कम हो रहा है तो वो मिनिमम रेट जो एमएसपी गवर्नमेंट ने सेट किया है, फिक्स किया है, उस पे गवर्नमेंट लेगी, सो डैट आपका अल्टीमेट जो आपका फार्मर है उसको कोई लॉस ना सफ़र करना पड़े। ठीक है, ये थे हमारे सारे जनरल रिफॉर्म्स। और अब मैंने आपको डिटेल में तीनों इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स और जनरल रिफॉर्म्स डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। ठीक है, ये देखने की कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है जिनको हम लैंड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का दूसरा नाम बताओ तो वो लैंड रिफॉर्म्स है। तो लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली क्यों किए गए थे, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, उसके बेसिकली आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो टू प्रमोट इक्वालिटी इन रूरल इकॉनमी, मीन्स ये इसलिए था कि जो रूरल एरियाज़ में ये नहीं कि किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास बहुत ज़्यादा कम ज़मीन है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो वो एक इक्वालिटी लाने के लिए रूरल इकॉनमी में इसलिए आपके इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लिए गए थे। दूसरा, टू स्टॉप एक्सप्लॉटेशन ऑफ फार्मर्स, जो आपके मैंने आपको पहले ही बताया था, जो एक्चुअली दोज हु आर द टिलर्स ऑफ द सॉइल एंड दोज हु आर द landlords, they do, they exploit the tillers of the soil to get maximum out of them, to pay them low wages and to sell the produce at higher rates in the market. And third comes to increase productivity in agriculture by encouraging farmers to invest more in agriculture. जब फार्मर्स के पास कुछ बचेगा, उनके पास उनके गुजारे के बाद में कुछ सेविंग्स होगी, ओनली दे कैन इन्वेस्ट मोर इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो इसलिए उनको ये स्टेप्स लिए, एग्रेरियन रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इसलिए लिए गए थे ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाए। ठीक है बेटा, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.